Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for grade 9, subject Pakistan Studies, and we are doing our unit number 1, which is Ideological Basis of Pakistan. We already have done one lecture from this unit where we started the topic of elements of ideology of Pakistan. We covered uh, 5 elements of ideology of Pakistan, and in today's lecture we are going to move forward. This is the second lecture from unit number 1. Okay, please, dear grade 9 students, open your Pakistan Studies textbook, page number 11, where this topic begins, and we are going to start from page number 11, explanation of the origin and evolution of two nation theory with specific reference to economic and social deprivation of Muslims, the subcontinent. Okay, as this whole sentence shows कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन थी जिसको मुसलमानों को सामना करना पड़ा, उसने किस तरह से टू नेशन थ्योरी को स्ट्रेंथन किया. सपोज़ किसी भी कंट्री में अगर एक से ज़्यादा नेशंस रह रहे हैं और ये अज्यूम किया जाता है कि वो सब उनको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं सोशली और इकोनॉमिकली, तो फिर ये अज्यूम किया जाएगा कि वहाँ पे किसी के अगर राइट्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये उन्हें अलग-अलग कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी कंट्री में, किसी भी स्टेट में एक से ज़्यादा नेशंस हैं और किसी एक नेशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है सोशली और इकोनॉमिकली, उन्हें डिप्राइव किया जा रहा है उनके राइट्स से, इसका मतलब ये है कि उन्हें एक उनकी सेपरेट नेशन की सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है. जब मुसलमानों को, सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिप्राइव किया गया, तो ऑफ कोर्स जो टू नेशन थ्योरी थी कि मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग-अलग जो होमलैंड्स हैं वो होने चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल. फर्स्ट इज़ टू नेशन थ्योरी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के टू नेशन थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई और फिर ये कैसे कैसे इसने आगे बढ़ी. पेज नंबर 11. Two nation theory implies that Hindus and Muslims are the two largest nations in the subcontinent, but these two nations have not been able to mix with each other despite living together for centuries. Okay, कि जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ हैं ये सेंचुरीज से इकट्ठे रहते आ रहे थे, लेकिन इनके जो कल्चरल वैल्यूज़ थी और इनके जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी वो आपस में इतना डिफरेंस थी कि एक दूसरे के ऑपोजिट, और इतने सेंचुरीज एक साथ रहने के बावजूद वो आपस में मिक्स नहीं हो सकी थी. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है इस चीज़ को कहने के लिए कि ये दोनों नेशंस एक साथ रहने के लिए हैं ही नहीं. द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स इज़ द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी. कि पाकिस्तान मुस्लिम्स की जो एक यूनिक आइडेंटिटी है वो इस बात की बेस है कि इनके लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए, ये कभी भी हिंदुओं वाली स्टेट में उनके साथ मिलके नहीं रह सकते हैं. पाकिस्तान वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी. द मोटो ऑफ टू नेशन थ्योरी वॉज टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया in which they could lead their individual and collective lives according to Islamic principles. Okay, the first element is two nation theory in subcontinent. कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई? इन द सब कॉन्टिनेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट डज द टर्म सब कॉन्टिनेंट मीन? कॉन्टिनेंट कहते हैं ना जो पूरी एक वर्ल्ड है उसके 7 पार्ट्स हैं और वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बिग पार्ट्स 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इंडिया एक के इलाके को जिसमें जो कि अब सेपरेट हो गया है. बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया 3 अलग-अलग कंट्रीज़ बन गए हैं. जब ये तीनों इकट्ठे थे तो ये एक बहुत बड़ा खित्ता था, बहुत बड़ी कंट्री थी इंडिया. इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी कंट्री है. In the subcontinent, two nation theory began with the arrival of Muslims and the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim. In 712, the young Arab commander Muhammad bin Qasim defeated Raja Dahir of Sindh. Some Arabs also came along with Muhammad bin Qasim for preaching of Islam, and they settled permanently in Sindh
and Multan. Muhammad bin Qasim's kindness, tolerance, and justice impressed the locals so much that they considered him an avatar and deity. The preachers of Islam showed them the straight and true way of Islam and path of Tawheed, and these people gladly entered into fold of Islam. ओके, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 712 में अरब से सिंध आए और सिंध में आके उन्होंने सिंध को कॉन्केस्ट किया, किसको डिफीट करके? राजा दाहिर को डिफीट करके, जो कि सिंध का राजा था। उसके साथ उनकी जंग हुई, उनको उन्होंने कॉन्केस्ट किया और सिंध जो था उसके वो हुक्मरान बन गए। जब वो हुक्मरान बने मोहम्मद बिन कासिम, तो बहुत सारे लोग उनके साथ जो आए थे वो ऐसे थे जो यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए और यहीं पे वो रहने लग गए। इन लोगों ने जब वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाई, इन लोगों की काइंडनेस, क्योंकि इस्लामिक रूल्स के मुताबिक इन्होंने वहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया रूल करना। इनकी काइंडनेस, इनकी टॉलरेंस, इनका जो जस्टिस था, उसने उन लोगों को इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया, क्योंकि आपको पता है कि जो हिंदू जो रूलर्स होते थे वो स्लेव्स के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। वो जो वहाँ पे सूद का निज़ाम था, जो कि गरीब को गरीब तर और उसको बिल्कुल दबा देता था, जो कि बाद में कभी उठ ही नहीं पाता था, और जो अमीर था वो अमीर तर होता चला जाता था, इतना कि जिसने सूद लिया होता था वो हमेशा के लिए, उसकी पूरी फैमिली सूद देने वाले की ग़ुलाम ही बन जाती थी, स्लेव बन जाते थे। इस तरह के उनकी जो ट्रेडिशंस थी, तो ऑफ़ कोर्स इस्लाम में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके वहाँ पे जब इस्लामिक जो सिस्टम था वो नाफिज किया, तो लोग उससे इतना इम्प्रेस हुए। अब वो लोग ऑफ़ कोर्स हिंदू माइंड सेट के थे, तो उन्होंने जब देखा कि ये इतना काइंड इंसान है, इतना टॉलरेट है, तो उन्होंने उसको क्या समझना शुरू कर दिया? अवतार। यानी कि उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि शायद ये ही कोई गॉड है। फिर जो मुस्लिम इस्लाम के प्रीचर्स थे, उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं होता, कोई ये इसलिए इतने काइंड और टॉलरेट आपको ये सब डिफरेंस फील हो रहा है क्योंकि ये एक ऐसे रिलीजन के फॉलोवर हैं जो इन सब चीज़ों का दर्स देता है, और वो रिलीजन कौन सा है? इस्लाम। और फिर उन्होंने तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, और इस्लाम की उन्हें वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे लोग खुशी खुशी इस दीन में दाखिल हुए। After that, the Ghaznavi period with the Mahmud Ghaznavi began, which covered the period 1003 AD to 1206 AD. In this period, the Persian language was introduced in the area of present-day Pakistan, and the impact of Islamic civilization deepened. In 1206, Qutbuddin Aibak founded in Delhi Sultanate. Delhi Sultanate was ruled till 1526 by various dynasties. डायनेस्टीज़ कहते हैं ख़ानदानी हुकूमतें जो होती हैं। जिस तरह एक किंग होता था, उसके बाद उसका बेटा किंग बनता था, फिर उसके बाद उसका बेटा, और इस तरह जो पूरी फैमिली चेन में वो जो किंगडम थी वो चलती रहती थी। इसको कहते हैं डायनेस्टीज़। और इसमें डिफरेंट फैमिलीज़ जो थी वो रूल में रहीं। ममलूक डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सय्यद डायनेस्टी एंड द Lodi dynasty. In 1526, Zahiruddin Babur founded the Mughal Emperor in Delhi, which remained till 1857. और 1857 में क्या हुआ? वो वॉर हुई जो ब्रिटिश और जिसके बाद फिर ब्रिटिश रूल यहाँ पे आ गया सब कॉन्टिनेंट में। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहान and Aurangzeb were prominent rulers during the Mughal rule. The last Mughal ruler, Bahadur Shah Zafar, was imprisoned by the British in Rangoon after the War of Independence 1857, where he later died and he was buried there. आपने उर्दू में इनकी एक गज़ल भी पढ़ी होगी। ये वो गज़ल उन्होंने अपने उन कैद के टाइम में ही लिखी थी जब ब्रिटिश उन्हें वहाँ पे रंगून में उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। उस दौरान उन्होंने वो गज़ल लिखी थी जो आपने उर्दू में पढ़ी है, इनकी बहादुर शाह ज़फ़र की। Next element is Sir Syed Ahmad Khan and two nation theory. After the British occupation of India, the person who first declared the Muslim separate nation was Sir Syed Ahmad Khan. Initially, Sir Syed Ahmad Khan was a supporter of a united nationality, but after the War of Independence 1857, उसके बाद क्या हुआ? जब 1857 की वॉर हुई तो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया। उन्होंने मुसलमानों को हर चीज़ से डिप्राइव कर दिया और हिंदुओं को ऊपर ले आए हर चीज़ में। अब हिंदुओं ने और
ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलकर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया इकोनॉमिकली और सोशली। फिर उसके बाद मोहम्मद इन्हें सर सैयद अहमद ख़ान को ये एहसास हुआ और इन्होंने इस बात को उठाया कि मुसलमान जो है इनके लिए एक स्टेट, सेपरेट स्टेट चाहिए। When Hindus became closer to British, the Sir Sayyid realized that Hindus could never be friend of Muslim. On the eve of Urdu-Hindi conflict in Benares in 1867, he made a clear declaration that Muslims and Hindus were separate nations. After this, he started his struggle for development of the Muslims in educational and political fields. अब ज़ाहिर है उन्होंने देख लिया कि जितने भी जो डिपार्टमेंट्स थे वो सारे के सारे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ब्रिटिश थी, और उन्होंने हिंदुओं को ऊपर लेके आए हुए थे, हर मिनिस्ट्रीज़ में और हर डिपार्टमेंट में ऊपर लेके आए हुए थे हिंदुओं को। हर जगह पे हिंदुओं का एक तरह का राज था। तो इन्होंने फिर ज़ाहिर है उन्हें मुसलमानों को जो है वो एजुकेशन से भी डिप्राइव किया जा रहा था, मुसलमानों को इकोनॉमिकली भी डाउन किया जा रहा था। इन्होंने फिर मुसलमानों को सबसे पहले एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए struggle start की educationally और politically. In this regard, the establishment of MAO High School and College was an important step in the development of education. Similarly, in 1885, Sir Syed Ahmad Khan protected the political rights of the Muslims by forbidding them from joining the political party Congress. तब जो रुझान था, जो ट्रेंड था, वो यही था कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस थी। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को रोका और ये रियलाइज़ कराया कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और सिर्फ हिंदुओं का ही इंटरेस्ट के लिए है, मुसलमानों के लिए उसमें उन लोगों का मुसलमानों के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुसलमानों को वो उसको ज्वाइन करने से रोका। सर सैयद देन पेव्ड द वे फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और पेव्ड द वे का क्या मतलब है कि उन्होंने मुसलमानों को गाइड किया political development of the Muslims by providing the platform of Muhammadan Educational Conference. These were the contributions of Sir Syed Ahmad Khan in two nation theory, and you can clearly see that how much important those contributions were. Another element in two nation theory is Chaudhry Rahmat Ali and the two nation theory. Chaudhry Rahmat Ali was a renowned student of Islamia College Lahore. In January 1931, he entered Cambridge College for higher education in law. In 1933, he founded the Pakistan National Movement in London. On January 28, 1933, he released a 4-page pamphlet entitled Now or Never. इसका क्या मतलब है कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि मुसलमानों को अपने राइट्स के लिए उठना होगा आज और अभी, which proved to be a strong support for Pakistan movement. Thus, along with the Muslims of the subcontinent, other nations also became familiar with the word of Pakistan. यानी कि दुनिया में ओवरऑल सब लोग इस नई तहरीक के बारे में, इस नई मूवमेंट के बारे में जानने लगे कि जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं वो एक नई स्टेट चाहते हैं, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान. Chaudhry Rahmat Ali, while explaining the two nation theory, said there are many nations in the subcontinent. Among them, the two major nations are Hindus and Muslims, who have not been able to mix with each other despite living together for centuries. Their basic principles and ways of living are so different from each other that despite hundreds of years of neighborliness under the shadow of a government, the concept of a common nationality could not develop them. Okay, next thing is इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. के इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, फिर 1857 की वॉर के बाद जब ब्रिटिश का वहाँ पे कंट्रोल आ गया, तो उसके बाद मुसलमानों को किस तरह से इकोनॉमिकली डिप्राइव किया गया. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1600. ब्रिटिश जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे ट्रेड के नाम पे कि वो वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इस एक कंपनी के बाद वो लोग यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि एक दिन उन्होंने यहाँ का जितने भी गवर्नमेंट्स थी, बहादुर शाह जफ़र का दौर चल रहा था, उन्होंने सब कुछ उलट पलट कर दिया और यहाँ पे रूलर बन गए. द कंपनी यूज्ड टू फॉर्मुलेट सच इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया दैट अक्योर्ड द मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट टू ब्रिटिश. के इस कंपनी के जितने भी मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट्स थे वो इस किस्म के रूल्स, इस किस्म के लॉज इस्टेब्लिश करते थे
कि वो जो मैक्सिमम बेनिफिट्स थे वो इन द एंड ब्रिटेन को जाते थे, ब्रिटिश को जाते थे। यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल जो पीपल थे उनके लिए उसमें किसी किस्म का भी कोई बेनिफिट नहीं था। द टू प्रोटेक्ट देयर इंडस्ट्री एंड ट्रेड द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन पीपल ऑफ इंडिया which also affected Muslims. The British removed the Muslims from all the positions which were held by them since the days of their forefathers. Muslims were also deprived of new positions. In this way, Muslims were ruined economically. कि मुसलमान जो पहले जिन जिन पोजीशंस पे थे अपने फोर फादर्स के दौर से चले आ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको उन ओहदों से, उन पोजीशन से बरतरफ कर दिया, हटा दिया और उनकी जगह पे हिंदुओं को ऊपर ले आए। और इस तरह से क्या हुआ, मुसलमान इकोनॉमिकली भी डाउन होते चले गए। मुसलमानों के लिए नौकरियां ख़त्म कर दी गई, मुसलमान जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते थे, मुसलमानों को एजुकेशन में डाउन कर दिया गया। द ब्रिटिश प्रमोटेड द हिंदूज फ्रॉम माइनर पोजीशंस टू द हायर पोजीशंस। द ब्रिटिश टुक अवे मुस्लिम लैंड्स एंड गेव देम टू द अदर नेशंस। के मुसलमानों की जितनी भी ज़मीनें थी, जो लैंड्स थी, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी की सारी उनसे लेके दूसरी नेशंस को दे दी गई। Muslims were expelled from government jobs and the same were made difficult from them for the future। कि मुसलमानों से गवर्नमेंट जॉब्स ले ली गई और आइंदा उनको अप्लाई करने के लिए, उनके लिए इतना रास्ता अप्लाई करने का मुश्किल कर दिया गया कि कोई मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता था। The deterioration of law and order in Bengal during the British era resulted in poor agriculture crops which led the shortage of grain. Consequently, all agricultural and industrial sources in these areas disappeared. हुआ क्या, जब मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक तरह की जंग आपस में छिड़ गई कि मुसलमान ऑफ कोर्स पहले सदियों से यहाँ पे रूलर्स थे, यहाँ पे बादशाह थे, यहाँ पे मुसलमानों की गवर्नमेंट थी। अब अचानक से मुसलमानों को इतना ज़्यादा डिप्राइव कर दिया गया और हिंदुओं को अचानक ऊपर ले आया। अब हिंदुओं जो थे वो और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिल के मुसलमानों को हर चीज़ से डिप्राइव कर रहे थे। इससे हुआ क्या, मुसलमानों से ऑफ कोर्स ये चीज़ डाइजेस्ट तो होती नहीं। उन्होंने क्योंकि वो उनके जो राइट्स थे वो सल्ब हो रहे थे, एक जंग छिड़ गई जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में गया, लॉस में। और जो अनाज की शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, और इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो थी वो भी पूरी की पूरी तबाह हो गई। इन बंगाल सिल्क एंड कॉटन आर्टिजन्स एंड traders moved to other cities. Taxes on the transportation of commercial goods increased the cost of goods, which was much higher than buyers' purchase power. This affected the trade adversely. In this way, Muslims, along with other nations, also suffered a great loss. New taxes by the East India Company increased the tax rate on the farmers. Thus, local agriculture adversely suffered at the hands of the British. Okay, this explained that किस तरह से टू नेशन थ्योरी को स्ट्रेंथ मिली इन सारे पॉइंट्स के। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी यहाँ आई कैसे, उसके बाद हमने देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो इसको डिक्लेयर किया सबसे पहले कि मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग कौमें हैं और मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट होना ज़रूरी है। उसके बाद ये कि चौधरी रहमत अली ने अपने पम्फलेट जारी किया जिसमें उन्होंने क्या, जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, जिसमें उन्होंने बताया कि मुसलमान और हिंदू अगर अभी तक एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब है ये कभी भी नहीं हो सके। अगर हम इन्हें फोर्स करें कि ये एक साथ रहें तो इसका मतलब इन दोनों अक़वाम की जो है ना, इन दोनों नेशंस की वो तबाही है। उसके बाद हमने देखा कि जब मुसलमानों को इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव किया गया तो ऑफ कोर्स इस चीज़ ने भी मुसलमानों में टू नेशन जो सेपरेट होमलैंड है उसकी ज़रूरत को उभारा, इग्नाइट किया। सो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज़ होमवर्क। फॉर होमवर्क प्लीज़ ओपन योर डायरी, राइट डेट एंड सब्जेक्ट एंड next note down your diary. What is actually your diary is that long question. Learn and write down short questions on your Pakistan study register. Short questions are here on page number 17 from your Pakistan studies book, page number 17. Write short answers.
here how many questions are? 1 2 3 4 5 6 questions are given here. You can find their answers in this video, or you can find their short answers in the whole topic we covered in today's lecture. You are required to write down all these questions answers in your register and then learn them. Okay dear students, this is the end of today's lecture. Allah Hafiz.